टेली स्कूल तालीम घर घर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैथ्स से हासिल शुदा परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे मालूम किया जाए और एम्पिरिकल फॉर्मूला से मोलेक्युलर फॉर्मूला कैसे मालूम किया जा सकता है। इसके लिए हम एक मुरक्कब यानी कॉम्पाउंड हाइड्रोजन को फर्ज कर लेते हैं जिसका मोलेक्युलर फॉर्मूला N2H4 है, लेकिन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला NH2 है। किसी भी मुरक्कब का मोलेक्युलर फॉर्मूला हमें दो चीजों के बारे में बताता है। पहली चीज ये कि मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की अकसाम, जो कि इस सूरत में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैं। जबकि दूसरी चीज ये कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन एटम हैं। और कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें किसी मुरक्कब के बारे में ये बताता है कि मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की अकसाम, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और हर किस्म के एटम की सादा तरीन निस्बत नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान निस्बत 2 की निस्बत 4 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला को मालूम करने का बेहतरीन तरीका परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस है। तज्जिया करने पर हमें ये मालूम हुआ कि दिए गए मुरक्कब की परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस 87.5% नाइट्रोजन और 12.5% हाइड्रोजन है। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करें। सबसे पहले हमारे पास हर आंसर यानी एलिमेंट के लिए एक अलग कॉलम होगा। नाइट्रोजन के लिए N और हाइड्रोजन के लिए H, और हर आंसर के नीचे हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस लिख देंगे, जो 87.5% नाइट्रोजन और 12.5% हाइड्रोजन है। इसके बाद हम इन फीसद मिकदारों को हर आंसर के रिलेटिव एटॉमिक मैस पर तकसीम करेंगे, जो कि नाइट्रोजन के लिए 14 और हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। इसके हल से हमें 6.25 नाइट्रोजन और 12.5 हाइड्रोजन मिलेगी। इसके बाद हम इन आदाद को सबसे कम, जो कि यहाँ पे 6.25 है, उस पर तकसीम करेंगे और इससे 1 और 2 का तनासुब हासिल होगा। 1 निस्बत 2 सबसे छोटा मुमकिना निस्बती अदद है, इसलिए NH2 एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन इससे हम मोलेक्युलर मैस कैसे मालूम कर सकते हैं? इस मुरक्कब का मोलेक्युलर मैस 32 होगा। दरअसल मोलेक्युलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला ज़रबे n होता है, जबकि n वो अदद होता है जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को ज़रब देकर मोलेक्युलर फॉर्मूला हासिल करते हैं। मैंने एम्पिरिकल मैस की इस्तिलाह इस्तेमाल की है जिससे एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैस बयान किया जाता है। तो मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास नाइट्रोजन जो कि 14 जमा हाइड्रोजन जो कि 2 है बराबर होंगे 16 के। जैसे मोलेक्युलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से ज़रब देने पर हासिल होता है, वैसे ही मोलेक्युलर मैस एम्पिरिकल मैस और n को ज़रब देने से हासिल हो जाएगा। तो 32 का मोलेक्युलर मैस n ज़रब एम्पिरिकल मैस होगा, इसलिए 32 तकसीम 16 यानी 2 बराबर n हासिल हो जाएगा। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला ज़रबे n मोलेक्युलर फॉर्मूला के बराबर होगा, जिससे NH2 ज़रबे n या NH2 ज़रब 2 से N2H4 हासिल हो जाएगा। दोहराई के लिए मोलेक्युलर फॉर्मूला हमें मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स की अकसाम और उनकी दुरुस्त तादाद के मुतालिक बताता है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स की अकसाम और उनके दरमियान सादा तरीन निस्बत को जाहिर करता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। जिंदगी में हम बहुत से कीमियाई मादे या सब्सटेंसेस देखते हैं जो मुख्तलिफ तरह से अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी के इस बीकर में खाने का नमक, जो कीमियाई तौर पर सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, डालें तो क्या होगा? हम देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता पानी में घुलना या हल होना शुरू होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर हम सोडियम के इस टुकड़े को पानी में डालें तो क्या होगा। अरे वाह, ये तो काफी धमाकाखेज रद्द अमल था। आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? इन दोनों मादों में ही सोडियम है, लेकिन जब इन दोनों को पानी में डाला जाए तो ये मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं? और मुख्तलिफ मादे मुख्तलिफ तरह से तामुल या रिएक्ट क्यों करते हैं? साइंसदानों ने महसूस किया है कि एटम्स और सालमे यानी मॉलिक्यूल्स आयंस या फ्री रेडिकल्स की हैसियत से मौजूद हो सकते हैं। इसी वजह से इनकी कीमियाई तामलियत यानी केमिकल रिएक्टिविटी मुतासिर होती है। इस वीडियो में हम बर्फबारों यानी आयंस और उनकी मुख्तलिफ अक़साम के बारे में जानेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज़ाद असलिया यानी फ्री रेडिकल्स क्या हैं और हम आयंस और फ्री रेडिकल्स में किस तरह फ़र्क करते हैं। हम सब जानते हैं कि एटम्स पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। इसकी वजह यह है कि एटम्स में प्रोटॉन्स जो मुस्बत यानी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो मनफी यानी नेगेटिव चार्ज रखते हैं बराबर तादाद में मौजूद होते हैं। तो जब कोई एटम इजाफी इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो क्या होता है? क्या ये न्यूट्रल रहता है? जी नहीं, क्योंकि अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से बढ़ गई है और ये मनफी चार्ज वाला आयन बन जाता है। आयंस उस वक्त बनते हैं जब एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है या फिर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन आयन का चार्ज -1 है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की निस्बत इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इस तरह के मनफी चार्ज वाले आयंस को मनफी रवां या एनायंस कहते हैं। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो क्या होता है? ये एक मुस्बत आयन या कैटायन बन जाता है, यानी मुस्बत चार्ज वाला एक आयन जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम आयन Ca2+ एक कैटायन है। ये उस वक्त बनता है जब कैल्शियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर जोड़ों या पेयर्स की शक्ल में होते हैं क्योंकि जोड़ों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स में तवानाई कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स जोड़ों में मौजूद होते हैं वो अकेले या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा मुस्तहकम यानी स्टेबल होते हैं, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में तवानाई ज्यादा होती है। वो एटम्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को मुकम्मल करने के लिए दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ तामुल या रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम और हाइड्रोजन एटम दोनों के आखिरी मदार या शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अकेले ही रहता है। इसी तरह क्लोरीन एटम के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स जोड़े की शक्ल में होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। वो एटम्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। उन्हें रेडिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े मुकम्मल करने के लिए बहुत तेजी से और कभी-कभी धमाकाखेज अंदाज में रिएक्ट करते हैं। पहले बताए गए सोडियम और पानी के दरमियान धमाकाखेज रिएक्शन की भी यही वजह है। चूंकि सोडियम एक फ्री रेडिकल है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और हरारत की एक बड़ी मिकदार खारिज करता है, जो आमतौर पर धमाके का बाइस बनती है। अलबत्ता खाने का नमक सोडियम कैटायंस और क्लोराइड एनायंस पर मुश्तमिल होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये पानी में हल हो जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि रेडिकल्स आयन से कैसे मुख्तलिफ हैं।
आयन उस वक्त बनता है जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन हासिल या खारिज करता है और इसके नतीजे में एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में फर्क आ जाता है। इस फर्क की वजह से ही आयंस पर मुस्बत या मनफी बरकी या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। आयंस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जबकि रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं जिनके आखिरी मदार या वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन एटम्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है और यही वजह है कि इन पर कोई चार्ज नहीं होता। और वो तमाम एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ताक यानी कि ऑड नंबर्स में हो तो वो रेडिकल्स होंगे, क्योंकि उनमें हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब तक हमने सिर्फ एटम्स के बारे में बात की और ये जाना कि वो कैसे आयंस बनाते हैं या कैसे रेडिकल्स की हैसियत से रहते हैं। लेकिन अब हम साल्मो यानी मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। क्या मॉलिक्यूल्स भी आयंस बन सकते हैं? जी हाँ, और इनके भी इसी तरह आयंस बनते हैं जिस तरह एटम्स के बनते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन खारिज या हासिल करता है तो ये मोलेक्युलर आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन हासिल करने से मनफी मोलेक्युलर आयन और इलेक्ट्रॉन खारिज करने से मुस्बत मोलेक्युलर आयन बनता है। मिसाल के तौर पर जब ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल O2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो वो O2 माइनस मोलेक्युलर आयन बन जाता है। इसी तरह N2 प्लस मोलेक्युलर आयन तब बनता है जब नाइट्रोजन गैस एक इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। तो आइए वो सब कुछ दोहराते हैं जो आज हमने जाना। जब एटम्स कोई इलेक्ट्रॉन्स खारिज या हासिल करते हैं तो आयंस बनते हैं। कैटायंस मुस्बत चार्ज रखते हैं और ये उस वक्त बनते हैं जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, जबकि एनायंस मनफी चार्ज रखने वाले आयंस हैं और ये उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। ये न्यूट्रल होते हैं लेकिन बहुत गैर मुस्तहकम यानी अनस्टेबल होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स खारिज या हासिल करते हैं तो मोलेक्युलर आयंस बनते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलें अब चलते हैं वापस अपने लेसन की तरफ। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते या खारिज करते हैं तो वो चार्ज हासिल करते हैं। याद करें कि इलेक्ट्रॉन्स पर मनफी चार्ज होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स का हुसूल या ज़िया चार्ज पैदा करता है और ये चार्ज रखने वाले ज़र्रात यानी पार्टिकल्स आयंस कहलाते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है तो वो मुस्बत चार्ज हासिल करता है और मुस्बत चार्ज रखने वाले आयंस को मुस्बत बर्कपारे यानी कैटायंस कहा जाता है। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका ये है कि कैट्स हैव पॉज। इसके अलावा जब एटम इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है तो उन पर मनफी चार्ज होता है और मनफी चार्ज रखने वाले आयंस मनफी बर्कपारे यानी एनायंस कहलाते हैं। चलिए Na को बतौर मिसाल देखते हैं। 2, 8 और 1 इसकी बरकी साख्त यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। इसके सबसे बैरूनी खोल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब सोडियम ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो वो मुस्बत चार्ज वाला सोडियम आयन बन जाता है।
علامت لکھتے وقت یہ چارج سبسکرپٹ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ الیکٹرانک اسٹرکچر کا خاکہ بناتے وقت اس کو اسکوائر بریکٹ میں بند کریں اور اوپر دائیں کونے پر اس کے چارج کو لکھیں۔ چلیے اب آکسیجن کو ایک اور مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کا الیکٹرانک اسٹرکچر 2 اور 6 ہے، لہٰذا اس کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ آکسیجن 2 الیکٹرانز حاصل کر کے منفی چارج والا آکسائڈ آئن بناتا ہے۔ الیکٹرانک اسٹرکچر کا خاکہ بناتے اور علامت لکھتے ہوئے چارج یاد سے لکھیں۔ اگر ہم ان 2 آئنز کے الیکٹرانک اسٹرکچر کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا بیرونی خول مکمل ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا الیکٹرانک اسٹرکچر نوبل گیس کی طرح ہی ہے۔ سوڈیم آئن اور آکسائڈ آئن کا الیکٹرانک اسٹرکچر نیون ایٹم کی طرح ہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اب آپ خود آئنز بنا سکتے ہیں؟ چلیے کوشش تو کیجیے، ویڈیو کو روکیں اور کیلشیم آئنز اور کلورائڈ آئنز کا الیکٹرانک اسٹرکچر بنائیں۔ سی اے کا الیکٹرانک اسٹرکچر 2882 ہے۔ یہ 2 ویلنس الیکٹرانز خارج کر کے Ca2+ آئن بناتا ہے، جبکہ کلورین کا الیکٹرانک اسٹرکچر 287 ہے۔ یہ کلورائڈ آئن بنانے کے لیے الیکٹران حاصل کرتا ہے۔ ان دونوں آئنز کا الیکٹرانک اسٹرکچر آرگن کے ایٹم کی طرح ہی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے الیکٹرانک اسٹرکچر کا صحیح خاکہ بنایا اور کیا آپ نے یاد سے چارجز لکھے؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ سوڈیم اور میگنیزیم میں کیا چیز مشترک ہے؟ یہ دونوں دھاتیں یعنی میٹلز ہیں، اور دھاتیں کیٹائنز بنانے کے لیے اپنے ویلنس الیکٹرانز کو خارج کرتی ہیں۔ پہلے گروپ کی دھاتیں جیسے کہ سوڈیم کے پاس ایک ویلنس الیکٹران ہوتا ہے اور یہ مثبت چارج والے آئنز بنانے کے لیے اپنا الیکٹران ضائع کر دیتا ہے۔ دوسرے گروپ کی دھاتیں جیسے کہ میگنیزیم کے پاس 2 ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں اور یہ مثبت 2 چارج رکھنے والے آئنز بنانے کے لیے اپنے الیکٹرانز کو خارج کرتا ہے۔ آکسیجن اور فلورین دونوں غیر دھاتیں یا نان میٹلز ہیں، اور نان میٹلز این آئن بنانے کے لیے الیکٹرانز حاصل کرتے ہیں۔ آکسیجن چھٹے گروپ میں شامل ہے اور اس کے پاس 6 ویلنس الیکٹرانز ہیں۔ یہ منفی 2 چارج رکھنے والے آئن بنانے کے لیے 2 الیکٹرانز حاصل کرتی ہے۔ فلورین 7ویں گروپ میں شمار ہوتی ہے اور اس میں 7 ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور یہ 1 الیکٹران حاصل کر کے منفی 1 چارج رکھنے والا آئن بناتی ہے۔ تیسرے گروپ کے عناصر یا ایلیمنٹس جیسے کہ ایلومینیم 3 الیکٹرانز خارج کر کے مثبت 3 چارج والا آئن بناتی ہے۔ 5ویں گروپ کے عناصر جیسے کہ نائٹروجن 3 الیکٹرانز حاصل کر کے منفی 3 چارج رکھنے والا آئن بناتی ہے، جبکہ چوتھے گروپ کے عناصر جیسے کہ کاربن کوویلنٹ مرکبات بناتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ آئن الیکٹرانز کے حصول یا اخراج سے تشکیل شدہ چارج رکھنے والا پارٹیکل ہے۔ مثبت چارج رکھنے والا کیٹائن کہلاتا ہے اور منفی چارج رکھنے والا اینائن کہلاتا ہے، اور جو آئنز بنتے ہیں ان کا الیکٹرانک اسٹرکچر ان کے قریب ترین نوبل گیس کی طرح ہوتا ہے۔